दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस वीडियो में जो है आप लोगों को जीके, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है। तो परम शून्य दाब की प्राप्ति जो होती है ये आपके -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होती है, या फिर जो है आप ये भी बोल सकते हो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को ही जो है वो परम शून्य तापमान कहा जाता है। और ये वो तापमान होता है जिसके नीचे जो है आपके कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, यानी कि कोई भी ताप जो है वो संभव नहीं होता है। और साथ ही जो है इस ताप के ऊपर जो है गैस की जो अणुओं की गति होती है वो भी आपके जीरो हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। और दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप जो है मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को मेरी फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो है आपको सिंपली वहाँ पे रजिस्टर करके डिफेंस की कैटेगरी में जो है आपको मेरा यूज़र नेम सर्च करना है। और उसके बाद जो है आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लें ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और मेरी क्लासेस का अपडेट्स भी मिलता रहे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर एक नया बैच शुरू किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा, जो कि आपका होने वाला है विक्रमादित्य बैच। और ये जो है आपका डिटेल बैच कोर्स होने वाला है 02/2022 बैच की वैकेंसी के लिए। और ये बैच आपका जो है 1 दिसंबर से शुरू होगा और 1 फरवरी 2022 तक चलने वाला है। डिफेंस के इन एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और साथ में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग एंड साइंस ये 2 सब्जेक्ट जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहते हो तो इसके लिए लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करते हो तो आप लोगों को जो है इस कोर्स में 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी जाइए और इस कोर्स में इनरोल कीजिए, क्योंकि एकदम बेसिक से और टॉप कॉन्सेप्ट्स के साथ में जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भारत की जो है वो नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अरावली पर्वत, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट। तो देखिए जब भी जो है पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक जो विवर्तनिक प्लेटें होती है वो एक दूसरे को आपस में दूर धकेलती है तो उस स्थान पर जो है एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, या फिर इस पर्वत श्रेणी को जो है वो वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और हिमालय जो है वो भारत और नेपाल की जो है नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टेकोमीटर जो होता है ये इनमें से किसका मापन करता है। तो टेकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं मिश्र धातु के संगठन, द्रव के प्रवाह दर, तापमान या फिर गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। तो यहाँ पे देखिए टेकोमीटर के द्वारा जो है जो भी आपकी मशीन होती है या फिर जो गतिचालक यानी कि घूमने वाले जो चक्र होते हैं उनकी जो घूर्णात्मक चाल होती है उसको भाई ज्ञात किया जाता है। यानी कि इस मीटर के प्रयोग से जो है जो गतिचालक होते हैं ना जैसे कि चक्कर वगैरह, तो उनकी जो है घूमने की गति को इसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोटेशनल स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से किस पे होकर के जो है गुजरती है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच जो है 180 डिग्री देशांतर पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक इमेजिनरी लाइन है। यानी कि ये जो है एक काल्पनिक रेखा है और इसका निर्धारण जो है वो वाशिंगटन में जो है एक सम्मेलन में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री ग्रीनविच। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो है आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके श्रृंखला परीक्षण या फिर सीरीज से बनता है। यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है 1,
2, 4, 7, 11 और 16। इसके बाद जो है आप लोगों को बताने हैं कि यहाँ पे 2 पद जो है वो कौन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगली 2 संख्याओं को ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो है मैं आज आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन जब हम रीजनिंग शुरू करेंगे तो उसमें टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके नाविक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज ये जो है एक बेसिक क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 से 2 की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे +1 इंक्रीज़ हुआ है। फिर ये देखिए 2 से 4 की ओर, यानी कि +2। फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, और इसी प्रकार जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि +4 और +5 करके जो है ये सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे +6 इंक्रीज़ होगा, तो +6 इंक्रीज़ करने से जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपना 22, और यहाँ पे जब हम +7 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 29। तो यानी कि यहाँ पे जो है 2 संख्याएं हो जाएगी 22 और 29। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 और 29, क्योंकि यहाँ पे जो है +1 +2 करके जो है सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है सीरीज़ का ही एक सवाल दिया गया है जो कि आपके अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज़ के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको AYD, BVF, DRH और उसके बाद अगला पद बताना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो AYD, उसके बाद में BVF, फिर आपको DRH दिया हुआ है, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है K, G और L। ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको सीरीज़ दी गई है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये A से B की ओर जा रही है, यानी कि +1 हुआ। फिर देखिए ये B से D की ओर गई, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। फिर यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्त +3 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे G आ जाएगा, और G में जैसे ही +4 होगा तो यहाँ पे K मिल जाएगा, यानी कि पहला लेटर जो है हमें मिल चुका है G। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे Y से V की ओर गई है सीरीज़, यानी कि -3। फिर से जो है अगर यहाँ पे देखें V से R, तो यानी कि यहाँ पे -5, 4, और यहाँ पे जो है -5 हो जाएगा। तो -5 करेंगे तो हमें M मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6 करेंगे तो G आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो D से F में जो है यहाँ पे +2 हो रहा है। फिर F से H तक जाने पर जो है +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी +2 होगा, तो +2 करने से जो है यहाँ पे J आ जाएगा, और यहाँ पे +2 करने से L आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हमारा आंसर हो गया GMJ। तो GMJ जो है वो दोस्त हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है अगर बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो प्रशांत महासागर जो है इसमें सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ पाई जाती है, जो कि आपके प्रशांत महासागर के ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी छोरों के ऊपर जो है खाइयों की एक वहाँ पर श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। अगर बात की जाए कि सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो सबसे गहरी खाई हो जाएगी आपकी मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है वो 11,034 मीटर है। कितनी है? 11,034 मीटर मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी खाई है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किस लिए किया गया था। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये आपके 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा बन गई थी, जिसका निर्धारण जो है वो सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा ही जो है वो निर्धारण हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इसका आयोग नियुक्त हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजी सरकार के जो है एक रिटायर्ड ऑफिसर जो थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उनके द्वारा 1885 में की गई थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपके 28 दिसंबर 1885 को जो है वो आपके बम्बई में हुआ था। और इसकी जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके असम में स्थित है, और ये जो है आपके मतलब एक सींग वाले गेंडे जो होते हैं उनका निवास है, यानी कि वहाँ पर जो है एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, और इसको जो है भाई राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1974 में। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, यानी कि भारत रत्न जिसे मिला वह पहला खिलाड़ी कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर जो कि आपके विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर जो है आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि चैंपियन को इस प्रकार से लिखा जाए, और तो बताइए कि नेगेटिव को जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर इंग्लिश में जो है मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज चैंपियन इज रिटन इज लाइक दिस, देन व्हाट विल बी रिटन नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए चैंपियन को किस प्रकार से लिखा गया है, तो CHAMPION ये आपको दिया हुआ है चैंपियन। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है लिखा गया है HCMAIPNO, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इनके दो लेटर्स को जो है वो क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है वो नेगेटिव को भी लिखा जाएगा, और नेगेटिव को जब क्रॉस करके लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो उबेर कप जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, जिसमें कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें जो है वो हिस्सा लेती है। ठीक है, और इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था वो 1956 से लेके जो है 1957 के बीच में हुआ था, और इसको जो है मतलब 3 वर्ष के अंतराल पर जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, और फिर जो है ये क्या हुआ था कि 1984 के बाद में हर 2 वर्ष के अंतराल पर होने लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन जो कि महिलाओं का हो। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक के रूप में जो है का एकमात्र कार्य है। ठीक है, तो दिष्ट धारा जनरेटर में जो है दिक् परिवर्तक जो होता है उसका कार्य जो है आर्मेचर में प्रेरित जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दिष्ट धारा में उसको रूपांतरित करता है। ठीक है, और जबकि डीसी मोटर में जो है द्विक परिवर्तक का कार्य ये होता है वो सप्लाई द्वारा दी गई दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो ये आपको याद रखना है, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर एक विशेष कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाए तो आपको बताना है कि सेल बोट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लफेंगी को किस प्रकार से लिखा गया है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले LAFANGEY। ठीक है, तो इनका देखिए आपको अल्फ़ाबेटिक नंबर याद होगा, तो एल का जो है अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है 12, ए का हो जाएगा 1, एफ का हो जाएगा 6, ए का हो जाएगा 1, एन का होता है 14, जी का होता है 7, ई का 5 और वाई का 25। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि जो भी आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इनको आपस में ऐड करके लिख दिया है और कुछ नहीं। तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर एक जो है वो सेम एज इट इज़, फिर 6 भी एज इट इज़, यहाँ पे भी ये एज इट इज़, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 7, फिर ये 5 और ये फिर 7। तो इस प्रकार ये हो गया। तो सेल बोट को भी जो है वो इसी प्रकार लिखा जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको जो है आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि गिद्दा जो होता है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।